हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज़ सिमरन। हम लोग फिज़िकल साइंस की पैडागॉजी कर रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है प्लेस ऑफ फिज़िकल साइंस इन स्कूल करिकुलम। और आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग फिज़िकल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल। अगर दोनों में से कुछ भी है तो जो मैं आपको बताऊँगी उस टाइप से आपको आंसर अपना लिखना है, राइट। फिज़िकल साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट है, बहुत यूज़फुल इम्पैक्ट है। ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं डे टू डे लाइफ के। आज जो है यूथ है उसको साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, सो एज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम। ठीक है, उसके आसपास क्या हो रहा है उसे ये जानने के लिए, उसके पीछे क्या फिनोमेना है और वो जिस प्लैनेट पे रह रहा है उसका नेचर क्या है, उसके साथ रिलेशनशिप क्या है यूनिवर्स के साथ, उसके लिए उसको साइंटिफिक नॉलेज होनी मस्ट है। जो साइंस जो है वो इंक्लूड करती है फिज़िकल साइंस को, ठीक है, जिसकी वजह से फिज़िकल साइंस का स्कूल एजुकेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी एज अ सब्जेक्ट वो हम लोग पढ़ते हैं। ये किसकी रिकमेंडेशन पे है? ये कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर है। कोठारी कमीशन क्या कहती है? साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड बी टॉट ऑन अ कंपल्सरी बेसिस टू ऑल द पीपल as a part of journal education during the first 10 year of schooling। साइंस और मैथमेटिक्स दोनों ही सब्जेक्ट्स को फर्स्ट 10 ईयर्स जो होते हैं स्कूलिंग के, उनमें उन्हें कंपलसरी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने नोट किया हो, आफ्टर 10th वी हैव अ चॉइस वेदर वी हैव टू कंटिन्यू विद साइंस और नॉट। 10th तक हमारे पास साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट होता है इनिशियल ईयर में एज अ ईवीएस, और आगे प्रॉपर साइंस की ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं, यही होता है ना। और 11th में हमारे पास आगे ऑप्शंस आ जाते हैं, वेदर वी गो विद मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और एनी अदर सब्जेक्ट। सो इसी वजह क्यों है ऐसा पहले 10 ईयर्स? क्योंकि ये कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर है, जिसको अप्रूवल मिल गई थी कि फर्स्ट 10 ईयर्स जो हैं स्कूलिंग के, वहाँ पर साइंस और मैथमेटिक्स दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए फिज़िकल साइंस की जो है इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी टीचिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है सेकेंडरी स्कूल के अंदर। फर्स्ट वन इज़ यूटिलाइजेशन वैल्यू ऑफ डे टू डे यूज़। मीन्स मॉडर्न एज जो है वो साइंस एज है हमारी। यहाँ पर फिज़िकल लॉ, प्रॉपर्टी मैटर की और एप्लीकेशन होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के, उनको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। कुछ मिरेकल्स भी देखते हैं, हमें ऐसा लगता है, बट उनके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। और आजकल तो हम लोगों ने अपना काम बचाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे गैजेट्स और मशीन्स बना दी हैं जिससे हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। साइंस एट प्रेजेंट जो है, हमारी लाइफ्स जो हैं वो पूरी की पूरी साइंटिफिकली जो इन्वेंटेड गैजेट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड हो चुकी है। लाइक अगर गर्मी लगे तो फ़ैन चला लो, ठीक है, अगर आपका खाना ख़राब हो रहा है तो फ्रिज में रख दो। सो ऑल दैट थिंग इज़ अ साइंटिफिक गैजेट जिसके ऊपर हमारी डे टू डे लाइफ पूरी पूरी डिपेंड हो चुकी है, ठीक है। तो एक पर्सन है हर्बर्ट स्पेंश, उन्होंने कहा है कि the knowledge gained through science is much more useful in guiding our lifestyle than gained through other sources। जो नॉलेज हमें साइंस से मिलती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है एज़ कम्पेयर टू नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट या अदर सोर्सेस, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। अगर हम साइंस को पढ़ते हैं तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हमारा जो मेंटल स्टेटस है, रीजनिंग का, इमेजिनेशन का, मेमोरी का, ऑब्जर्वेशन का, कंसंट्रेशन का, एनालिसिस का, ओरिजिनलिटी का और सिस्टमैटिक थिंकिंग का, वो डेवलप हो सके। ये एक पर्सन के माइंड को ट्रेन करती है ताकि वो गुड हैबिट्स को क्रिएट कर सके और डेवलप कर सके अवेयरनेस को अबाउट देमसेल्फ, अपने लिए, उसके फेलो क्रिएचर्स की, या जो भी मटेरियल यूनिवर्स में हो रहा है उसके बारे में वो अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सके, अपनी इंक्रीज़ कर सके, राइट।
और सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैच्योर साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्रॉब्लम किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, इंटेलिजेंस और विजडम से। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिसिप्लिनरी वैल्यूज़। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो एक पर्सन की एज अ होल पर्सनालिटी क्रिएट करती है, जिसके अंदर स्पिरिट इनकलकेट होती है, सीरियसनेस इनकलकेट होती है, सिस्टमैटिक थिंकिंग इनकलकेट होती है, जो एक पर्सन को ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचने पे मजबूर करती है और एक उसको ये बनाती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग वो जज करने में उसको हेल्प करती है, जिसकी वजह से इस हैबिट की हेल्प से वो लोग जो प्रॉब्लम जो होता है वो पूरा अलर्ट के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद देयर अलर्ट माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू मीन्स साइंस जो है खाली कल्चर को डेवलप नहीं करती है बल्कि उसको प्रिजर्व भी करती है। इसका खुद का अपना एक लिटरेचर है जो किसी को अपील नहीं करता कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ करें, ठीक है। और जो नॉलेज इम्पार्ट होती है मतलब दी जाती है इसकी स्टडी से वो होती हैं साइंस की अलग अलग ब्रांचेस, जो लॉजिकल माइंड, क्रिटिकल जजमेंट और कैपेसिटी के ऊपर आगे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस की उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ में एज सच मतलब होता है हमारा कि जो लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कि पीपल दे साइंस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि भगवान, वो ये कहता है कि भगवान नहीं होता, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, वो रिवर्स है सिचुएशन। साइंस के अंदर जो भी परसुएट्स होते हैं, जो भी मोरालिटी की चीज़ें होती हैं, क्योंकि साइंस के अंदर साइंटिस्ट जो है वो सिर्फ ट्रुथ के ऊपर बेस्ड होता है। एंड क्योंकि जब हम आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो टोटली ऑब्जर्वेशन के ऊपर होते हैं, अगेन एंड अगेन ऑब्जर्वेशंस होती हैं, टेस्ट होते हैं, तो वो टोटल ही ट्रुथ के ऊपर बेस्ड होते हैं, ट्रुथ के ऊपर आइडियोलॉजी होती है, इसीलिए ट्रुथ इज़ ब्यूटी फॉर देम। सो ये मॉरल वैल्यू इंक्रीज इनकलकेट करता है एक पर्सन के लिए अंदर। एस्थिक वैल्यू क्रिएट करता है एक मतलब हर एक मैन जो साइंस का है, साइंस का स्टूडेंट है या साइंस से रिलेटेड है, उसके अंदर एक पैशन होता है ट्रुथ का। एक इंग्लिश पोएट थे जॉन कीट, उन्होंने एक बहुत अच्छी सेइंग कही है दैट ट्रुथ इज़ ब्यूटी, इन नेचर एवरीथिंग वी विटनेस इज़ ब्यूटिफुल। जो डिस्कवरीज़ होती हैं, मिस्ट्रीज़ होती हैं, वो नेचर से कंसर्न्ड होती हैं और उसके पीछे साइंस होता है। तो सब कुछ इन एडिशन हम ये कह सकते हैं ऑल दैट इज़ बिलोंग्स टू ट्रुथ, और ट्रुथ के बेसिस पर ही साइंस होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, टेस्ट किए जाते हैं, ताकि और वहाँ पे आपको कोई फॉल्स टेस्ट अगर आपने हमारा रिजल्ट कुछ और आ रहा है और हम बोल कुछ और रहे हैं, राइट, अलग ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, तो वो गलत हो गया, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट मीन्स योर एक्सपेरिमेंट इज़ रॉन्ग, यू हैव टू डू इट अगेन, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है जो करेक्ट आया है आपको वही देना होता है, तो ट्रुथ ही बताना है। तो इसीलिए ट्रुथ इज़ वर्शिप, ट्रुथ इज़ ब्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट इज वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल वैल्यूज़ के अंदर होता है साइंस जो होती है वो फॉर्म करती है बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर, वोकेशनल नेचर के अंदर और बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर, बहुत सारे प्रोफेशन के अंदर, जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस डिपार्टमेंट, ये और भी सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो दीज आर वोकेशनल वैल्यूज़। साइकोलॉजिकल वैल्यू कैसे होता है, जब हम साइंस की स्टडी करते हैं तो वो फुलफ़िल करती है हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स की। जैसे ये हेल्प करती है नेचुरल क्यूरियोसिटी को इवॉल्व करने के लिए, एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल क्यूरियोसिटी, और ईगो को, सेल्फ एक्सपीरियंस को, कलेक्शन को, इनकी भी एवोल्यूशन में वो हेल्प करती है। इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, हमारे अंदर जो इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और हमारी रिसर्च वर्क का होता है, तो ये
क्यूरियोसिटी की वजह से ही आता है। अगर हमें क्यूरियोसिटी नहीं होगी, ना ही हम इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी चीज़ के पीछे, ना ही हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, और ना ही हम रिसर्च करेंगे, तो इन टोटल जो साइंस है, स्टडी ऑफ साइंस है, वो डेवलप करती है लेटेंट फैकल्टी ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंस इज वैल्यू ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंस जो है वो खाली जो होती है ये साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को हेल्प नहीं करती है, ये दूसरी प्रॉब्लम्स को भी हेल्प करने में, सॉल्व करने में हेल्प करती है एक पर्सन की। साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं स्टेप में? फर्स्ट स्टेप इज नेचर एंड एम ऑफ द प्रॉब्लम। Second step is analysis of problem. Third step is formulation of hypothesis consistent with observation. And fourth one is prediction of other observable phenomena and then deduct from the hypothesis. Fifth is occurrence or non-occurrence of the predicted phenomena observed. And last one is hypothesis is accepted, modified or rejected in accordance with the degree of fulfillment of prediction. Means फर्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है? पहले आप नेचर और एम निकालो प्रॉब्लम का। सेकंड क्या कहता है? उस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करो। थर्ड क्या कहता है? आप उसके लिए ना हाइपोथेसिस क्रिएट करो कि हाँ ये इस टाइप से हो सकता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? आप प्रिडिक्शन करो, ऑब्जर्व करो, और उसमें से हाइपोथेसिस को उसमें से हम डराइव करो, डिड्यूस करो। फिर जो काम अक्कर हो रहा है और नहीं हो रहा है प्रेडिक्टेड फिनोमिना से, उसे ऑब्जर्व करो। और बाद में लास्ट है, आप उस जो हाइपोथेसिस हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, वो हाइपोथेसिस आपकी करेक्ट है, उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, या वो बिल्कुल ही गलत है, उसकी जजमेंट करो, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है। So this is all about the importance of teaching physical science in secondary school. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव सम क्वेरीज, प्लीज़ आस्क देम इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।